अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज के इस वीडियो में हम आपके पहले फर्स्ट चैप्टर के बायोलॉजी इंटर पार्ट 1 के उन टॉपिक्स और उन चंक्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथ रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और ये पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इसे बहुत एहतियात से सुनिएगा क्योंकि इसको पूरा थ्रू आउट सुनने के बाद आज पूरे का पूरा चैप्टर आपको याद होने वाला है और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं लिंक की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में, तो उसे लाजमी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। पहले है इसकी ब्रांचेस और बायोलॉजी है क्या, दूसरे में हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी ने इंसान को दिया क्या है, यानी बायोलॉजी एंड सर्विस टू दी मैनकाइंड। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से जो कि जिसमें हमने बात करनी है सबसे पहले कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी बजाते खुद 2 वर्ड्स का मजमूआ है। पहला हम इसे कहते हैं बायोस और दूसरा है लोगोस। अगर हम इनके नाम के मतलब समझ आ जाते हैं तो हमें चैप्टर समझ आ जाता है, बल्कि पूरा टॉपिक समझ आ जाता है कि बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, और लोगोस कहते हैं स्टडी या रीजनिंग को। तो इन शॉर्ट जो स्टडी ऑफ लाइफ है, जिंदगी का मुताला है, उसे आप क्या कहते हैं, वो क्या है जी, बायोलॉजी। अब अगर आप बायोलॉजी से पूछें व्हाट इज लाइफ, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो बायोलॉजी कैन नॉट टेल यू व्हाट इज लाइफ। बायोलॉजी लाइफ के बारे में नहीं जानते। इसका आंसर जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी फिलोसफर के पास, किसी मजहबी पेशवा के पास। जैसे मौलाना रूमी कहते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर ये मैंने शेर गलत नहीं पढ़ा तो इसका मतलब यही है कि जिंदगी किस चीज के लिए है, जिंदगी है बंदगी के लिए और उसके बगैर क्या है, शर्मिंदगी है। इकबाल से पूछे तो खुदी का फलसफा है। किसी लिटरेचर में अंग्रेज यानी इंग्लिश राइटर से पूछे तो वो क्या कहता है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये क्या है, बेड ऑफ थ्रोन्स है। तो हर एक ने अपने लिहाज से लाइफ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन बीइंग एज अ बायोलॉजिस्ट लाइफ क्या है, लाइफ एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। लाइफ एक सेट है किसका, कैरेक्टर्स का, खुसूसियात का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है आपसे इस चैप्टर नंबर 1 से कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जिंदा चीजें जितनी भी हैं वो साइज में इंक्रीज करती हैं, वो मूव करती हैं, मोबिलिटी रखती हैं आमतौर पर। प्लांट मूव नहीं करते इसलिए हम उसमें इसको काउंट नहीं कर रहे। उनका एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है पूरा। ये सारे कैरेक्टर्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएंगे, जिनमें से मैं कुछ लिख रहा हूं। जैसे इनका साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इनका साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है, इनका साइज बढ़ जाता है। अच्छा, साइज इंक्रीज करने के साथ साथ दे हैव अ जेनेटिक प्रोग्राम। इनका एक जीन्स का सिस्टम हो। जेनेटिक प्रोग्राम से क्या मुराद है, कभी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये बच्चा जौन सा है अपने वालिदैन पे गया है या खाला पर गया है, यानी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से मिलता जुलता है, क्योंकि वो खुसूसियात उसको उसके माँ बाप से दी गई होती हैं। यूं खुसूसियात नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं। तो ये एक जेनेटिक प्रोग्राम के जरिए होती है। आपने जेनेटिक्स 9th क्लास की बायोलॉजी में ये पढ़ी भी थी ब्रांच। ओके, इसके अलावा जो है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर होम्योस्टैसिस होती है। होम्योस्टैसिस क्या होता है, आपने इसे 10th क्लास की बायोलॉजी में पढ़ा और सेकेंड ईयर में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे जब आप अगली क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। होम्योस्टैसिस होता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना। और किससे प्रोटेक्शन करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो आपके सराउंडिंग में मौजूद है। इसी तरह जो लिविंग चीज़ें हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, कम्प्लेक्स होने के साथ साथ बड़ी ऑर्गेनाइज भी होती हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने बता देने हैं। इसी के साथ आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द ब्रांचेस। देखिए जी, साइंस का इल्म बहुत थोड़ा था, वक्त के साथ साथ ये इल्म बढ़ता चला गया और एक इंसान के बस की ये बात रही नहीं कि वो मुकम्मल साइंस को क्या कर सके, स्टडी करता है। तो ब्रांचेस बन गई, जिसमें से एक ब्रांच थी बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी का इल्म भी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अकेला इंसान बायोलॉजी को भी स्टडी नहीं कर सकता था और वक्तन फ़वक्तन इसकी भी ब्रांचेस बनती गई। अच्छा, यहाँ पर 9th और इंटर पार्ट 1 की जो ब्रांचेस हैं ना, कंफ्यूज करती हैं।
याद नहीं रहता कि लिखनी कौन सी है, क्योंकि इंटर पार्ट 1 में जो मौजूद है हमने तो वही लिखनी है। तो उसको लिखने के लिए वी हैव अ सिंपल ट्रिक फॉर यू, और वो ट्रिक क्या है, हम उस ट्रिक को इस तरह करते हैं, हम कहते हैं एक फर्द है वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, वो क्या बता रहा है, कहता है मी यानी कि मैं, फिर माय फैमिली मेरे घर वाले, ओके, माय पेरेंट्स यानी मेरे वालिदैन, हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, उनका आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है, ताल्लुक है। अच्छा, ये इस ट्रिक से हमें हमारी सारी ब्रांचेस के नेम याद हो जाएंगे। जैसे एम और ई से हमारे पास क्या बनता है ये हम देखते हैं। यहां पर एम से मुराद हमारी पहली ब्रांच है जिसका नाम क्या है, मोलेकुलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है जी, तो साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं इसको। मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है, उससे पहले हमें समझना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अच्छा, एटम के बारे में तो आपने सुना होगा। एटम आजादाना तौर पर रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, लेकिन जैसे ही दो एटम मिलते हैं ये मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। और मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल आजादाना तौर पर रह सकते हैं। जैसे H2, H और H दो एटम आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन के, ये एक मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। साइंस में बायोलॉजिस्ट की पूरी कोशिश होती है कि वो जिंदगी के ऊपर पढ़ता है तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़े, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। अच्छा, अब क्या क्या मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ा जा सकता है, देखें। लेट्स सपोज ये यहां पर आप खड़े, ठीक है जी, और आप एक पूरे इंडिविजुअल हैं। अगर आपको गौर से देखा जाए तो आप बने हुए हैं सेल्स के, और मजीद गौर से सेल्स को देखा जाए तो वो बने हुए हैं ऑर्गेनेलीज के। ठीक है जी, अब आपने ऑर्गेनिज्म को, किसी सेल को, किसी ऑर्गेनेली को पढ़ना है, तो आप किस लेवल पर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर। इसको कहते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी। तो ये थी मोलेकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन। अब यहां पर ई से मुराद क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम बता रहा है आपको कि यहां पर इन्वायरमेंट का जिक्र होगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछना है इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि अगर आपको पता है। ठीक है जी, साथ साथ एंगेजिंग आपने आंसर देते रहना साथ साथ। ओके, वैसे मैं बता देता हूं इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। एनीथिंग अराउंड अस, सराउंड अस, जो हमारे लिए मौजूद है वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। इसमें पढ़ना अपने लाइफ को ही है, लिविंग थिंग्स को पढ़ना है, लेकिन क्या एस्पेक्ट ज़हन में रखते हुए कि उसका बिहेवियर, उसका ताल्लुक, उसका असर उसके माहौल के साथ कैसा है। यानी इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। हमने पढ़ना है किसको, ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। इस तरह पढ़ना है कि हमें यह पता लग जाए उनका माहौल के साथ रिश्ता कैसा है, ताल्लुक कैसा है। इसी के साथ हमारा मी हो गया खत्म। अब हम जाते हैं माई और फैमिली पे। ये एम और एफ कैपिटल है, बाकी निमोनिक्स को पूरा करने के लिए। यहां पर एम से मुराद है हमारे पास, और एफ से मुराद है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट का क्वेश्चन जो कंपैरिजन में आता है। एम से मुराद है यहां पर मेराइन जिसको पढ़ते हैं और मेरीन भी पढ़ते हैं। ओके, एफ से मुराद यहां पर क्या है, फ्रेश वाटर। ये बहुत ही अच्छा और शॉर्ट क्वेश्चन का कंपैरिजन है, व्हाट इज मेरीन वाटर बायोलॉजी एंड व्हाट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो हमें पहले इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में फर्क असल में है क्या। तो जब भी आप कभी कराची जाएं तो आप समंदर देखेंगे, समंदर का पानी नमकीन होगा, ठीक है जी, लेकिन इसके बरक्स आप कहीं शफाफ नहर के पानी, किसी दरिया के पानी को पिए तो वो बड़ा मीठा, जिसे हम तस्वुर करते हैं, वो नमकीन नहीं होगा, वो काबिल इस्तेमाल पीने के काबिल होगा, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो करना क्या है, मेरीन वाटर बायोलॉजी में आपने लाइफ को पढ़ना है। लाइफ को तो दोनों में पढ़ना है ना, मेरीन वाटर में भी पढ़ना और फ्रेश वाटर में भी पढ़ना है, लेकिन फर्क ये है आपने मेरीन वाटर बायोलॉजी में ऐसी लाइफ को पढ़ना है जो मेरीन वाटर में है, और फ्रेश वाटर में आपने ऐसी लाइफ को पढ़ना है फ्रेश वाटर बायोलॉजी में जो फ्रेश वाटर में रहती है। मसलन हमारे पास लेक्स हैं एटसेट्रा, और मेराइन वाटर में आपने पढ़ना है सी की लाइफ को, ओशन की लाइफ को,
और हाँ, जब आप इधर लाइफ पढ़ रहे होंगे ना तो आप साथ में वो पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे, नॉन लिविंग पैरामीटर्स जो इफेक्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजिस्ट जब भी लाइफ को पढ़ता है वो साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ता है जो लाइफ को इफेक्ट करती हैं। आप खुद ही सोचें ना, पानी जिंदा चीज तो नहीं है, लेकिन क्या जिंदा चीज मैं और आप पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम पानी को भी पढ़ेंगे क्योंकि हम जिंदा चीजों को पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारी ये दो ब्रांचेस भी क्या हो गई, क्लियर। फिर आता है माई पेरेंट्स, ये हम निमोनिक्स आप ज़हन में रखें, ब्रांचेस भी नहीं भूलेंगी और 9th वाली जो है वो आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगी कि करनी कौन सी है। ओके, यहां पर M और Y एक फिर कंपैरिजन आ जाता है हमारे पास। यहां पर M से मुराद हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, तो ये हमारी 5वीं ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी। और उसके साथ साथ हमारे पास एक और ब्रांच आएगी, पैरासाइटोलॉजी। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, लेकिन फर्क जरूर है, ठीक है जी। माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें आपने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। माइक्रोब्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले लिख देता हूं, इसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। ओके, देखिए काफी चीजें हैं जो आपको आम आंख, नेकेड आई, बगैर किसी असिस्टेंट के नजर आ जाती हैं, जैसे मैं नजर आ रहा हूं। लेकिन मेरे हाथ पे पड़े हुए बैक्टीरिया इस वक्त किस किस को नजर आ रहे हैं? किसी को आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। क्यों? उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप के बगैर आपको नजर नहीं आएंगे। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन छोटी, स्कोप मीन देखना, जैसे टेलीस्कोप होती है, स्कोप देखना। जैसे आप आजकल बच्चे पबजी खेलते हैं तो उसमें स्कोप यूज करते हैं, ठीक है जी। तो स्कोप दूर से निशाना बांधने में मदद देता है। यहां पर असल में स्कोप का मतलब क्या होता है? देखना। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी चीज जो आंख से नजर नहीं आती वो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़नी है। लेकिन पैरासाइटोलॉजी में चाहे कोई बड़ा जानदार हो, चाहे कोई छोटा जानदार हो, आंख से नजर आए, आंख से ना नजर आए, आपने वो पैरासाइटोलॉजी में पढ़ना है। तो सिंपली हम इसे कहते हैं, ये क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको बीमारियां देते हैं और आप बदले में उन्हें क्या देते हैं? खाने के लिए खुराक और रहने के लिए जगह। मेरे ज़हन में एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल आ गई है, लेकिन मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो घर में आते हैं और जाते जाते, घर में आते हैं आप खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि पीछे आप लड़ते लड़ते रहते हैं। तो वो फिर मेहमान नहीं, वो पैरासाइट हुए, ठीक है जी। लेकिन मेहमान अल्लाह ताला की क्या होते हैं? रहमत होते हैं। ये ना हो किसी ऐसे मेहमान को पैरासाइट कहना शुरू कर दें, अब गलत बात है ये। आगे चलते हैं। ओके, यहां पर हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का क्या मतलब है? यहां पर हैव से मुराद है हमारी 7th ब्रांच है ये, जिसको अब हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। तो मुश्किल तो नहीं है, कुछ चीजों के नाम बता देते हैं उनमें है क्या। तो ह्यूमन बायोलॉजी में आपने डिस्कस करना है ह्यूमन के बारे में, स्टडी ऑफ मैन। वेरी सिंपल, मैन, ह्यूमन। अच्छा, यहां पर मैन ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ह्यूमन का क्या क्या पढ़ेंगे आप? ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन के जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शन, ह्यूमन के टिश्यूज के बारे में, ह्यूमन की एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन की जेनेटिक्स के बारे में, ह्यूमन के सोशल बिहेवियर के बारे में। जो जो चीज़ ह्यूमन पे फिट होती है वो आपने कहाँ पढ़नी है? ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच जो आती है, दैट इज सोशियोलॉजी। अब यहां पर सोशियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड सोशल को। देखिए, मैं हूं ना और सारे इंसान हैं, हम एक पॉपुलेशन है, लेकिन इन इंसानों के साथ कुछ पेट्स भी हैं, कुछ ट्रीज भी हैं, ये मिलकर एक कम्युनिटी बना रहे हैं। अब अगर एक बंदा दरख्त काट रहा है, घर बना रहा है, तो ये भी एक बिहेवियर है। और अगर एक बंदा घर में दरख्त लगा रहा है तो ये भी एक बिहेवियर, ऐसे कहते हैं सोशल बिहेवियर, ठीक है जी। और आपने सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? एक ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर प्लस उसकी कम्युनल लाइफ, के वो कम्युनिटी में कैसे रह रहा है। और एट द एंड हमारी लास्ट ब्रांच हमारे पास जो आती है, और ये हमारे सेगमेंट पहले का एंड होगा, वो क्या है? बॉन्डिंग। यहां पर बॉन्ड से मुराद है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? फिर इसको स्प्लिट कर रहे हैं। बायो का मतलब है लाइफ और टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्निक्स को। असल में इसमें होना क्या है, आपने करना क्या है? आपने लिविंग थिंग्स को यूज करना है और उनको यूज करते हुए आपने किसी दूसरे जानदार को फायदा पहुंचाना है। देखें, इंसुलिन, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं,
इनको बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बनती बाहर से इंजेक्शन के थ्रू लगवाई जाती है, और ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इसे क्रिएट किया गया है जानदार को यूज़ करते हुए। पेंसिलिन है तो पेंसिलियम से हासिल हो रही है। जानदारों को यूज़ करते हुए आप कुछ भी इंसान के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं तो वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वो बहुत सिंपल है। हम कहते हैं ये ऐसी ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट वेलफेयर। किसका वेलफेयर, ऑफ मैनकाइंड, इंसान के वेलफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है और अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। जी, तो अपने सेकंड सेक्शन का हम सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और इस सेगमेंट में हमने बात करनी है बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं। साइंस में भी प्रॉब्लम आती है और हर प्रॉब्लम को हल करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक होकर काम करें। जैसे हम अगर घर में कंप्यूटर बनाते हैं तो कहते हैं मैंने नया सिस्टम बनवाया है, उससे मुराद होता है उसका कीबोर्ड, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सिस्टम में आता है। तो साइंस जो है ये सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, यानी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे बड़े स्टेप बाय स्टेप किया जाता है सॉल्व। अच्छा, अब बायोलॉजी क्या है, साइंस का ही हिस्सा है। तो इसमें भी अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा इसे सॉल्व। अच्छा, उन स्टेप्स में से पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, उसकी इब्तिदा हमारी ऑब्जर्वेशन से होती है, मुशाहदे से होती है। अब ऑब्जर्वेशन किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, ये आमतौर पर 5 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें हमारे पास विजन आता है, हमारे सूंघने की हिस्स, हमारी चखने की हिस्स, हमारी टच करने की हिस्स और हमारी सुनने की हिस्स। ये 5 ऐसी सेंस हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को बनाते हैं, अपने मुशाहदे को बनाते हैं। अब मुशाहदे 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है और ये आमतौर पर आपने डिफरेंस में करनी होती है। एक को आप कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को आप कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है जी, नाम ही बता रहा है, क्वालिटेटिव में आप चीज़ों की क्वालिटी डिस्कस करते हैं और क्वांटिटेटिव में चीज़ों की क्वांटिटी, मिकदार डिस्कस की जाती है। इसीलिए तो उर्दू में इसको कहते हैं कैफियती एंड मिकदारी। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं ना, दैट विल बी मच बेटर। अच्छा, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का, कुछ बच्चे इसको ग्लूकोज कहते हैं, बट बेटर टू से ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज को मैं 2 तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपने जरा कंसंट्रेशन इधर रखनी है अपनी पूरे लेक्चर की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, पहला तरीका क्या है कि मैं कहूं ग्लूकोज के अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। ये है मेथड नंबर 1 कि मैंने क्या किया है, इसमें डिटेक्ट किया है एलिमेंट्स को, डिटेक्ट किया है किसको, कंपोनेंट्स को। ठीक है जी, कंपोनेंट्स को डिटेक्ट किया है कि आखिर ये जो चीज़ जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसमें मौजूद क्या क्या है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, अब आपने दोनों में फ़र्क खुद ही नोट करना है क्या है। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि मैं ये आपको कहूँ कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 होती हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होती हैं। यानी अगर आप इन दोनों पर फोकस करें तो एक तरीके में, एक ऑब्जर्वेशन के मेथड में जिसे क्वालिटेटिव कहते हैं, उसमें मैं ये बता रहा हूं कि आखिर होता क्या क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट होता है, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि कितना कितना होता है। लेकिन दूसरे क्वांटिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मुकम्मल डिटरमाइन करते हैं या डिटरमिन करते हैं। ठीक है जी, मुकम्मल आप क्या करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मिकदार भी बताते हैं। जैसे आपने एक बड़ी मशहूर एग्जांपल सुनी होगी कि अल्कोहल हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। इतनी बात अगर आप कर लें तो ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें अल्कोहल हैज़ 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, एथाइल अल्कोहल की बात यहाँ पर हो रही है,
दैट इज लेस देन दैट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। तो 78 100 ऑब्वियस ये बात है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, तो वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो दोनों के अगर आप कंपेयर करके देखें तो मैंने पहले बात की कि एक में आप सिर्फ ये बता रहे हैं अल्कोहल का कम है और वाटर का क्या है, ज्यादा है, लेकिन दूसरे में आप ये बता रहे हैं कि वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा हो गया किससे, अल्कोहल से, जिसका क्या है 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फर्क होता है। अच्छा, इसके साथ ऑब्जर्वेशन के बाद हम आगे करते हैं मूव। ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप आता है, दैट इज हाइपोथेसिस, जिसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या होता है, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व करने के बाद आपने ज्यादा सारा डाटा इकट्ठा किया। अच्छा, इस डाटा को कर लेना है ऑर्गेनाइज। ये डाटा आपने एक अच्छी सी शक्ल में ले आना है, ऑर्गेनाइज कर लेना है। अच्छा, ऑर्गेनाइज करने के बाद इस डाटा को ज़हन में रखते हुए आपने एक स्टेटमेंट देनी है, आपने एक बयान देना है, जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होगा आपकी ऑब्जर्वेशन का। एक बयान आपने देना है, एक बात करनी है जिसकी बुनियाद क्या है, योर बैकग्राउंड नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, और वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। उस स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस को कैसे बनाया जा सकता है, पहला तरीका है कि आप क्या करें, डिडक्शन करें। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है आपके हाइपोथेसिस का। डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी लॉजिकली आपने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस दिया है उसमें से लॉजिकली आप क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं, वो आपकी क्या होती है, डिडक्शन होती है। अच्छा, डिडक्शन भी दो तरह की होती है, एक को आप कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक को आप कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। दोनों को देखेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने एग्जाम्पल को देखना है, आपको बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा, डिडक्टिव निकला है डिडक्शन से, और डिडक्शन का मतलब होता है कुछ निकाल लेना, कुछ अखज़ कर लेना। अच्छा, यहां पर होगा क्या, आप एक जर्नल चीज देखेंगे, जर्नल बात करेंगे, जर्नल डिस्कशन करेंगे और किसी स्पेसिफिक चीज पर आप आ जाएंगे। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको मैं बताता हूं, पहले याद रख लें कि ये जर्नल टू स्पेसिफिक होती हैं। अब जर्नल बात किया जी, सारे परिंदे उड़ते हैं, सारे के सारे परिंदे उड़ते हैं, ठीक है, आपका ध्यान जाता है स्पैरो पर, और स्पैरो को देख के आप कहते हैं ये भी परिंदा, ये भी उड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस जिसमें आपने कुछ अखज़ किया हो और जर्नल से स्पेसिफिक बात कर रहे हो, तो इसको आप क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे आप कहें जी सारे पढ़ने वाले पास हो जाते हैं, तुम भी पढ़ो तुम भी पास हो जाओगे, सारे कहने के बाद आपने कहा तुम, यानी जर्नल बात करने के बाद आप आगे स्पेसिफिक। अच्छा, इसका उलट कर लो ना तो इंडक्टिव हो जाता है, वो दैट वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू दी जनरल। ठीक है जी, अगर आप स्पेसिफिक से जर्नल में जाएं, मसलन अगर आप किसी स्टूडेंट को कह रहे हैं कि यार तुम मेहनत करके पास हुए हो ना, इसका मतलब है जो जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। यार अगर ये स्पैरो उड़ती है ना तो ये परिंदा है, तो जितने परिंदे हैं वो क्या करते होंगे, उड़ते होंगे, और इस तरह आपकी ये डिडक्शन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, डिडक्शन के बाद क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट का लंबा चौड़ा सिलसिला स्टार्ट होता है। देखें, साइंस एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव करती है, रिजल्ट को डिस्कस करती है। तो बात करते हैं हम टेस्ट या एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हमारे पास टेस्ट। कोई भी हाइपोथेसिस है ना, कोई भी हाइपोथेसिस एक बार किसी ने दे दिया तो उसको अब टेस्ट किया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, डिडक्शन को बनाने का ये था तरीका नंबर 1, हाइपोथेसिस को बनाने का पहला तरीका था डिडक्शन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है ये लाहौर बोर्ड में या ओवरऑल बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अदर वे टू फॉर्म द हाइपोथेसिस, तो वो क्या होता है। जैसे किसी का कोई रिलीजियस आइडिया, ये भी हाइपोथेसिस हो सकता है, कोई उसके ज़हन में बैठ गया जी ऐसा होता है और वो स्टेटमेंट दे देता है, हाइपोथेसिस क्या है, स्टेटमेंट ही तो है। अच्छा, एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकती है, ये भी हो सकता है कोई बंदा किसी चीज को डिस्कवर कर रहा है, उसको डिस्कवर करते करते उसे कुछ और मिल गया है, तो ये भी क्या हो सकता है, उसका हाइपोथेसिस हो सकता है। तो इसके अलावा कोई इमेजिनेशन, कोई गैस, कोई तुक्का, ये भी क्या हो सकता है,
है हाइपोथेसिस हो सकता है। तो ये सेकंड वे है। वैसे बेसिकली हम डिडक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप हाइपोथेसिस को कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हाइपोथेसिस को आपने करना है टेस्ट, और इसकी क्या करना है, रिगरस टेस्टिंग करनी है। टेस्ट अगेन एंड अगेन। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम कि टेस्ट करना है, कैसे करना है, बार बार करना है, अगेन एंड अगेन। अच्छा, टेस्ट करते जा रहे हैं और ये टेस्ट पास होता जा रहा है, ये फेल नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। अच्छा, टेस्ट करने के दौरान हाइपोथेसिस जब टेस्ट हो रहा होता है तो वो मजीद हाइपोथेसिस दे रहा होता है, एक सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस बन जाती है। अच्छा, ये जो सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस बन जाती है ये हमारे नेक्स्ट कदम की तरफ चले जाती है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, एक सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस स्पॉटेड बाय द टेस्ट, यानी हाइपोथेसिस तो हैं लेकिन वो सारे के सारे हाइपोथेसिस कैसे हैं, दे आर जस्टिफाइड बाय द एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा ठीक है, थ्योरी बन गई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। एक प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, एक प्रोडक्टिव थ्योरी किसे कहते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है ना जी, ये मजीद हाइपोथेसिस देती है। हाइपोथेसिस देने का सिलसिला रुकता नहीं है और ये थ्योरी अच्छी जानी जाती है। अब जब ये मजीद हाइपोथेसिस दे रही होती है तो दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये गलत कह रहा है। इसको कहते हैं स्केप्टिकल अप्रोच, डाउटफुल अप्रोच। उसके काम पे अपने डाउट शुबहात का इजहार करना। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये काम गलत है और वो अपने प्रूफ और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। और अगर गलत हो जाए तो फिर नए हाइपोथेसिस आ जाते हैं, शुरू से सारा काम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई थ्योरी सरवाइव कर जाए, डाउटफुल अप्रोच, आपकी बुक के मुताबिक जो वर्ड है स्केप्टिकल अप्रोच, तो वो बन जाती है लॉ। और लॉ क्या होता है, जिसे आप साइंटिफिक लॉ भी यहां पर कहते हैं, दैट इज इररिफ्यूटेबल फैक्ट ऑफ नेचर। ये क्या होता है, फैक्ट होता है। और किसका होता है, नेचर का, कुदरत का, जिसे आप गलत साबित नहीं कर सकते। बायोलॉजी में लॉ बहुत कम है, जाहिर है वजह यही है। थ्योरी पे या उससे पहले बाकी साइंटिस्ट कहते हैं ये गलत कहा जा रहा है। वो अपने जो है स्पोर्ट्स में आइडिया देते हैं, अपने एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट देते हैं। तो अगर उसको वो बंदा जिसने इसको थ्योरी या लॉ को पेश किया जस्टिफाई नहीं कर पाता, वो थ्योरी तक रुक जाती है। बायोलॉजी में लॉ बहुत कम है। मेंडल के कुछ लॉ हैं जिसे जेनेटिक्स के लॉ आप कहते हैं, इस तरह काफ़ी कम लॉ हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेथड, ये सारे के सारे तरीके, ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करके आप किसी भी बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट को कर दिया जाता है पब्लिश। यहाँ पर इस स्टेप को नहीं है। पब्लिश क्यों किया जाता है, ताकि अवेयरनेस दी जाए। और यही था बायोलॉजिकल मेथड यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि बायोलॉजी ने इंसान को क्या दिया है, व्हाट एंड हाउ द बायोलॉजी हैव सर्व्ड द मैनकाइंड। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है जी। अब इसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वक्त के साथ साथ खुराक की किल्लत आती गई। कुछ बातें करने के बाद इस टेक्निक पे हम आएंगे। वक्त के साथ साथ इंसान ने क्या किया, पोल्ट्री फार्मिंग की, ताकि फूड की कमी को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ऐसे प्लांट बनाए गए कि जो करैक्टर्स में अच्छे हों, और ऐसे प्लांट बनाए गए जो डिजीज रेजिस्टेंट हों। अच्छा, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है क्या, इसमें किया क्या जाता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट है और एक मजीद हमारे पास प्लांट है। ये दो प्लांट हमारे पास हैं। लेट्स सपोज इन पर एक बीमारी अटैक करती है जो दोनों पर अटैक करती है। ये सरवाइव कर जाता है लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाता। यानी हम कह रहे हैं ए सरवाइव नहीं करता, बी सरवाइव कर जाता है। तो जब हम इसको डीपली देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो प्लांट हमारे पास है, इसके डीएनए पर कुछ खास तरह के जीन्स मौजूद हैं, जो जीन्स इसको इस बीमारी से बचाते हैं। हम वो जीन इसमें से निकालकर इस ए वाले प्लांट में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे।
इस टेक्निक को आप क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है जिसका मतलब क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको समझाने के लिए, क्योंकि हमने इस ब्लू वाले प्लांट को जो हमने शो किया हुआ है, एक बाहर से जीन एंटर कर दिया, दाखिल कर दिया है, इसे हम कहते हैं फॉरेन जीन। फॉरेन मीन आउटसाइड जीन, फॉरेनर जिसे हम कहते हैं। पाकिस्तान में सपोज कोई फॉरेनर आ गया, यानी जो इधर का बाशिंदा ना हो, हमने इसमें एक फॉरेन जीन ऐड कर दिया है। इस प्लांट को जिसमें फॉरेन जीन ऐड किया गया है, हम इसे कहते हैं, ये क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। द प्लांट हैविंग द आउटसाइड जीन, जो उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं। अच्छा, ये जीन जब इसमें आ जाएगा तो क्या होगा? ये भी इसके खिलाफ जो बीमारी इसको लगती थी, ये रेजिस्टेंट था, ये भी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने गौर करना है, ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, ये डिफरेंट टेक्निक से करवाया जाता है। आप जाकर इसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे जीन गन यूज करना एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, उसकी तरफ मत जाएं आप, इसको जरा फोकस कीजिएगा। अगर आप इसकी फास्ट कॉपीज बनाना चाहते हैं तो आप फास्ट कॉपीज कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमारे पास एक मजीद टेक्निक आती है। दो टेक्निक आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, एक को हम कहते हैं क्लोनिंग और दूसरे को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है जी, इसको देख लें आप। अच्छा, ये दोनों क्या हैं? एसेक्सुअल टेक्निक्स हैं। ठीक है, एसेक्सुअल टेक्निक्स यानी एसेक्सुअल प्रोपागेशन के ये तरीके। एक ही पेरेंट चाहिए आपको, दो पेरेंट नहीं चाहिए, फ्यूजन ऑफ गमीट नहीं है, यानी ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? मेथड है। अब आप क्लोनिंग में होगा क्या? क्लोनिंग टेक्निक की अगर आप डेफिनेशन करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ऐसा प्लांट जो भी आपने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया है, हूबहू इसकी कॉपी बनवाएंगे, बिल्कुल इस जैसा, इसके जैसा ही करैक्टर रखने वाला। असल में बात कुछ यूं है, जो ए प्लांट था, जीन दाखिल करने से पहले ऐसा नहीं था, बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं था, जीन डालने के बाद रेजिस्टेंट हो चुका है। आप चाहते हैं जल्दी जल्दी इसकी मजीद कॉपी आ जाए, तो आप इसकी क्लोनिंग करवाएंगे। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी भी जानदार के क्लोन्स बनाते हैं। ठीक है जी, क्लोन्स क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, जिनमें बिल्कुल इन जैसा क्या होगा? जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद होगा। और इसके लिए आपको इस लेंथी मेथड की तरफ जाना पड़ेगा नहीं। आपने देखा होगा आजकल मूवीज में भी क्लोन, इंसानों के क्लोन की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा मिलता जुलता है, लेकिन ह्यूमन की क्लोनिंग क्या है? मॉरली बैन है दुनिया में, इसलिए ये ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन प्लांट में क्लोनिंग के प्रोसेस को काफी ज्यादा किया जाता है। फिर आता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? पहले तो हम इसे समझेंगे कि टिश्यू कल्चर है क्या। वेरी सिंपली समझेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने इसी प्लांट को लेना है, इस प्लांट का कोई टिश्यू ले लेना या सेल ले लेना है, क्योंकि पहले इसका टिश्यू यूज हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब तो ये एम्ब्रियो लेवल पे भी टिश्यू कल्चरिंग की जाती है। आपने बिल्कुल वैसा ही प्लांट बना लेना है जैसा आपको चाहिए इस टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक के जरिए। अच्छा, वैसे इसकी जो डेफिनेशन जो अच्छी है वो क्या है? आप कर सकते हैं इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन, यानी आपने प्लांट को ग्रो करना है, ऐसी कंडीशन में ग्रो करना है जो क्या है? हाईली ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज से मतलब क्या है? जैसा टेम्परेचर उसको चाहिए वैसा दें, जैसे न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वैसे दें, जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट मिनरल की है, हर कुछ। ये हमारा पैम्पर्ड बच्चा है जिसे हम कहते हैं ना, जैसी कंडीशन इसको चाहिए वैसी आपने इसको देनी है। तो आपने टिश्यू के जरिए पूरा प्लांट ग्रो करवा लिया, इसे आप क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चरिंग। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं डेफिनेशन, तो आप ये भी कर सकते हैं इन विट्रो growth of plant or organism under the optimized condition. This is called as tissue culture technique. Okay, done. टिश्यू कल्चर टेक्निक आप क्या कर चुके हैं? कर चुके हैं। अब एक और बड़ा मसला जो किसान या फार्मर सबसे ज्यादा फेस करता है वो है पेस्ट। अब पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट वो जानदार या वो हर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए एक केमिकल यूज किया जाता है जिसे आप कहते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड निकला है सू साइड से। सू का मतलब क्या है? सेल्फ। साइड का मतलब होता है किल करना। तो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होगा? कि पेस्ट को किल करना, पेस्ट को मार देना। अच्छा, इन केमिकल्स की खास बात यह है कि ये पेस्ट को मार देते हैं, और इनकी बुरी बात यह है कि इनके अंदर नाइट्रेट, सल्फेट्स और कुछ दूसरे केमिकल्स हैं जो इंसानों के लिए हार्मफुल हैं, माहौल के लिए खराब हैं, यूट्रोफिकेशन का हिस्सा बनते हैं। इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, लेकिन ये जहां पर पेस्ट को मारते हैं वहां इंसान को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोलॉजी ने क्या किया है? एक टेक्निक मुतारिफ की है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इस बायोलॉजिकल कंट्रोल में किया क्या जाता है?
लाइफ को यूज करते हुए पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपने करना क्या है, आपने लाइफ को यूज करना है, जिंदा चीज को यूज करना है, या तो किल कर देना है पेस्ट को। अगर किल नहीं करना तो एटलीस्ट उसके साथ ये हमारे जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है वो कंबैट करेंगे, फाइट करेंगे। तो इस तरह बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए क्या किया जाता है, जैसे स्पैरो को यूज किया जा सकता है लार्वा के लिए या इंसेक्ट्स के लिए कि वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, तो यहां पर स्पैरो हमारा क्या होगा, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड होगा। वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूज होता है किसी भी पेस्ट को मारने के लिए, उसे आप क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट या बायोपेस्ट। अच्छा, यहां पर एक और बहुत ही अहम टेक्निक जो कि इंसानों की नेचर से बड़ी मिलती है, पहले मैं टेक्निक का नाम बता देता हूं आपको, वो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अच्छा, इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्लांट है और इस प्लांट को कोई डिजीज, कोई बीमारी, तो आप कोई एक तरीका अपनाते हैं, लेट्स सपोज मेथड ए, इस बीमारी को कंट्रोल करने का, और ये बीमारी नहीं रुकती, तो आप फिर क्या करते हैं, आप कोई और तरीका, फिर कोई और, जितने भी रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट मेथड, मुनासिब मेथड है, सारे के सारे अप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिजीज रुक जाए। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे हमें हेडेक, सर दर्द हो और हम क्या खाएं, डेस्प्रिन की गोली खाएं और उससे हमें आराम ना आए तो हम फिर काफ़ी सारी गोलियां खा लें, चलें किसी से तो आराम आएगा ना। तो ये इस तरीके को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो टेक्निक आती है इसे हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। से हम क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन। अब इस टेक्निक का क्या फायदा है, इस टेक्निक से हाई टेम्परेचर को यूज करते हुए फूड को प्रिजर्व किया जाता है। इस टेक्निक को पाश्चराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया उसका नाम था लुईस पाश्चर। इस टेक्निक को सबसे पहले मिल्क को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया गया। बाद में इसको फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जब लंबे लंबे डिस्टेंस, दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट फूड को करना हो तो इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। दूसरा, प्रिजर्व करने के लिए फूड को, दो मेथड, फूड को प्रिजर्व करना है या ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट भी इसलिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पाश्चराइजेशन इसीलिए की जाती है ना, ताकि लंबे अरसे तक वो मूव कर रहा हो तो फूड खराब ना हो। कैंड फूड इसकी क्या है, मिसालें हमारे पास। तो पाश्चराइजेशन सिंपली ऐसा मेथड है इन विच फूड इज प्रिजर्व फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट हाई टेम्परेचर। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि फूड खराब क्यों होता है, तो मैंने अभी भी बताया, फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स, खुर्दबीनी जानदार, ऐसे जानदार जो आंख से नजर नहीं आते, वो आपकी फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो जब आप उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो जानदार क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और आपका फूड लंबे अरसे तक क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये सारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।